हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल ट्रिक विद अतुल सर। मैं आपको यहाँ पर नेशनल जीके कंप्लीट कराऊंगी। इसमें हम सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी, और इसे मैं आपको बिल्कुल टॉपिक हर एक सीक्वेंस के साथ कंप्लीट कराऊंगी। ये नहीं कि कभी कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया, कभी कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया। इसको हम शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, और लास्ट टॉपिक जो रहते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, इंपॉर्टेंट कमीशंस हो गए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, वहां तक मैं आपको पूरा लाइन वाइज कंप्लीट कराऊंगी। ये वीडियो आपके लिए जितने भी आपके नेक्स्ट एग्जाम है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपके रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको पूरे कंप्लीट चीजें कराऊंगी। नए फैक्ट्स कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आजकल ट्रेंडिंग सवाल क्या चल रहे हैं। भाई हम एक चीज को पढ़ते तो है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि आजकल जो सवाल है वो कहाँ से उठकर आ रहा है, उस सवाल की जो उस क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो कहाँ तक है। तो इसी के साथ आप बने रहिए, और आज से हम शुरू करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि हमारी इंडियन पॉलिटी का पहला टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदी में से बोलते हैं संविधान सभा। क्या होती है ये संविधान सभा? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संविधान का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने वाली एक सभा, तो जिसे हम क्या बोलेंगे, संविधान सभा। संविधान का निर्माण करने वाली सभा। The assembly that makes constitution. That makes the constitution. देखो बच्चों, तो आपको हमारे पहले टॉपिक के बारे में पता चला कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है उसे शुरू करने जा रहे हैं। इसमें संविधान सभा का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसी संस्था, ऐसी सभा जो किसका निर्माण कर रही है, हमारे संविधान का। द असेंबली दैट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको पॉलिटी में देखो क्या होता है, हर चीज का मतलब मैं आपको बताते हुए चलूंगी, ताकि आपको हर चीजें बिल्कुल सिंपल लगेंगी। यहाँ पर अब हमने संविधान सभा तो समझ लिया, लेकिन सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डिमांड, कि हमारे देश में ये जो मांग है संविधान सभा की, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो इसकी शुरुआत करने वाले सबसे पहले हैं 1895 में गंगाधर तिलक, जो अपने स्वराज बिल के अंदर इस बात को बताते हैं। स्वराज बिल में 1895 में तिलक, 1922 में महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी यहां पर एक सेंटेंस बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू द इंडियंस, कि हमारे लिए जो संविधान का निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं कि कल को अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए संविधान बनाए। हमारे देश का संविधान है तो वो किसके अनुसार होना चाहिए, हमारे भारतीयों के अनुसार। तो 1895 में सबसे पहले डिमांड करने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक अपने स्वराज बिल के अंदर। 1922 में डिमांड करते हैं महात्मा गांधी। 1928 में एक रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछी हुई 1928 की नेहरू रिपोर्ट, और ये नेहरू रिपोर्ट है मोतीलाल नेहरू की, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, मोतीलाल नेहरू। 1928 में डिमांड करने के बाद 1934 में पहली बार एक व्यक्ति हैं एम एन रॉय, जो इंडिविजुअली क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि पहली बार इंडिविजुअली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करने वाले व्यक्ति कौन है, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहली बार मांग करी है, वो कौन है, एम एन रॉय। 1934 में ही जो हमारी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो डिमांड करती है
सोशलिस्ट पार्टी, और ठीक अगले ही साल 1935 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी किस चीज की डिमांड करती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यानी कि अभी तक हमारे देश में लगातार किसकी मांग की जा रही है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 1935 में आईएनसी, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1934 में ही एम.एन. रॉय जो पहली बार व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअली डिमांड कर रहे हैं। 1928 में ही हमारी नेहरू रिपोर्ट जिन्हें लाने वाले हैं मोतीलाल नेहरू। उसके बाद 1938 में डिमांड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड का यूज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसी चीजें होनी तो चाहिए, लेकिन किस बेस पर होनी चाहिए? तो अडल्ट सफ्रेज यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। हमारी जो संविधान सभा होनी चाहिए वो किस आधार पर होनी चाहिए? अडल्ट सफ्रेज, वयस्क मताधिकार। यानी कि देखो 1895 से लेकर 1938 तक वहां तिलक से शुरुआत होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक क्या की जा रही है? सिर्फ मांग की जा रही है। पहली बार ये जो हम अभी तक डिमांड कर रहे हैं, इस मांग के बारे में ब्रिटिश सरकार सोचती है और अपनी तरफ से एक अगस्त ऑफर प्रस्तुत करती है। 8 अगस्त 1940 बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। अगस्त ऑफर हिंदी में से बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। ऑफर को मैं हिंदी में लिख देती हूं यहां पर, प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर। और इससे हमारे जो वायसराय हैं वो हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के जब वायसराय हैं उस समय ब्रिटिश सरकार हमारे लिए प्रपोजल लेकर आती है जिसे क्या कहा जाता है? अगस्त ऑफर। 8 अगस्त 1940 को। देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ से एक अलग बात बताती हूँ कि अगस्त के नाम से हमें 3 चीजें याद रखनी है। जहां पर मैंने आपको एक चीज बता दी अगस्त ऑफर, ऐसे ही साइड में एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अगस्त के नाम से ही अगस्त रिवॉल्यूशन यानी कि अगस्त क्रांति। सिर्फ एक शब्द बदलेगा और आंसर चेंज हो जाएगा। अगस्त रिवॉल्यूशन, अगस्त क्रांति। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसे किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति। जबकि यहां हम क्या बोल रहे हैं? अगस्त प्रस्ताव। ऐसे ही एक अगस्त घोषणा है, अगस्त घोषणा, अगस्त डिक्लेरेशन, जो कि हो रही है 20 अगस्त 1917 को। इसे मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। तो देखो अगस्त के नाम से कितनी चीजें हो गई। एक हमने पढ़ा 20 अगस्त 1917 को, अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त घोषणा, 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर, और जबकि 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति। तो सब में अगस्त आ रहा है लेकिन सिर्फ एक शब्द का फर्क है। तो अगस्त के नाम से कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं? 3 चीजें, अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर और अगस्त रिवॉल्यूशन यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं अगस्त क्रांति, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप ये तीनों डेट एक साथ याद रखना और अपने नोट्स बनाते टाइम साथ के साथ यहीं पर ये चीजें लिख लेना। इसे धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये दोनों चीजें आगे क्या है, इसे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब जब अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव हमारे लिए लाया जाता है, अगस्त प्रस्ताव यानी कि अगस्त ऑफर, वायसराय का नाम मैंने आपको भी बताया लॉर्ड लिनलिथगो। तो कांग्रेस इसका क्या करती है? विरोध करती है, जो कि 8 अगस्त 1940 को लाया गया है। कांग्रेस द्वारा इसका विरोध
और यहाँ पर कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल जो सत्याग्रह उसे स्टार्ट करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस द्वारा क्या शुरू किया गया है? व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि कब शुरू किया गया है? अक्टूबर 1940। इसकी शुरुआत हुई है पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब वहां पर मैं आपको दोबारा ये चीजें बताऊंगी। पवनार आश्रम महाराष्ट्र। पहले सत्याग्रही, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही बनने वाले कौन है। यानी कि कांग्रेस ने कहा कि अब हम एक समूह में सत्याग्रह नहीं करेंगे, अब हर व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से क्या बनेगा? सत्याग्रही। तो पहले सत्याग्रही बनते हैं विनोबा भावे। ये नाम हमें याद रखना है, विनोबा भावे का। दूसरे सत्याग्रही बनेंगे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो, अगस्त के नाम से मैंने आपको 3 चीजें बताई, और अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर जो कि 8 अगस्त 1940 को आ रहा है, कांग्रेस इसका विरोध करती है और इसी के विरोध में क्या शुरू कर देती है? इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसकी शुरुआत होती है 17 अक्टूबर 1940 को, जहां पर पहले सत्याग्रही बनते हैं विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही बनते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी शुरुआत की जाती है पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। तो ये सारी बात मैंने आपको अगस्त ऑफर के बारे में बता दी है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे लिए मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन। एक सदस्य ही है, इसमें एक ही मेंबर है जिसका नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इस समय याद रखना कि भारत में जब क्रिप्स मिशन भेजा जा रहा है उस समय ब्रिटिश पीएम कौन है? विंस्टन चर्चिल। ब्रिटिश पीएम है विंस्टन चर्चिल। चर्चिल का नाम याद रखना आप यहां पर। अगस्त ऑफर के बाद ब्रिटिश सरकार हमारे लिए पेश करती है क्रिप्स मिशन, लेकिन यहां पर भी बात नहीं बनती है और फाइनली 24 मार्च 1946 को हमारे लिए भेजा जाता है कैबिनेट मिशन। इसका नाम कैबिनेट क्यों है? इसमें आने वाले तीन व्यक्ति हैं, 3 सदस्य हैं। क्रिप्स मिशन में सीधा याद रखना कुल 3 सदस्य हैं और ये तीनों के तीनों सदस्य ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है कैबिनेट मिशन। इन तीनों सदस्यों का पेपर के लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों सदस्य, जिसमें पहले सदस्य रहेंगे हमारे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो कि इस कैबिनेट मिशन के क्या होते हैं? चेयरमैन भी होते हैं। तो याद रखना कैबिनेट मिशन के चेयरमैन कौन होते हैं? पैथिक लॉरेंस। और पैथिक लॉरेंस उस समय चेयरमैन होने के साथ साथ हमारे भारत के सचिव भी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। दूसरे व्यक्ति स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरे व्यक्ति है हमारे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे व्यक्ति हैं एवी अलेक्जेंडर। तो सबसे पहले 8 अगस्त 1940 को हमारे लिए आ रहा है अगस्त ऑफर, जिसका कांग्रेस विरोध करती है और उस विरोध में शुरू कर देती है इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसमें पहले सत्याग्रही बनते हैं विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद मार्च 1942 में हमारे लिए भेजा जाता है क्रिप्स मिशन, जो एक सदस्य ही होता है और इसमें आने वाले व्यक्ति हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। इस समय ब्रिटिश पीएम है विंस्टन चर्चिल। यहाँ पर भी बात नहीं बनती और फाइनली 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन पहुंचता है, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। पहला सदस्य है पैथिक लॉरेंस, जो कि इस कैबिनेट मिशन के चेयरमैन भी हैं और साथ में भारत के सेक्रेटरी भी है, यानी कि भारत सचिव।
इस दूसरे व्यक्ति हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे व्यक्ति हैं एवी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन जब भारत आ रहा है तब उस समय आप याद रखना कि वायसराय चल रहे हैं लॉर्ड वीवल। ये बात है लॉर्ड वीवल की, लॉर्ड वीवल। और इस समय ब्रिटिश पीएम हैं क्लीमेंट एटली। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको साथ के साथ याद रखनी है कि जब भारत में कैबिनेट मिशन पहुंचा उस समय ब्रिटिश पीएम कौन है, क्लीमेंट एटली, और भारत का वायसराय कौन बना हुआ है, लॉर्ड वीवल, वायसराय। तो देखो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टॉपिक शुरू करा 1895 से, हमने डिमांड शुरू करी जो कि 1938 तक क्लास में पंडित जवाहरलाल नेहरू की गई। उसके बाद हमारी डिमांड को पहली बार सुनने का काम किया अंग्रेजी सरकार ने, और अंग्रेजी सरकार ने हमारे लिए भेजा है अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद क्रिप्स मिशन और 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा है हमारे लिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब भारत आता है उस समय वायसराय है लॉर्ड वीवल, इसमें 3 सदस्य हैं। और कैबिनेट मिशन जब भारत आ रहा है तब ब्रिटिश पीएम कौन है, क्लीमेंट एटली। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना कि ब्रिटिश पीएम कौन है, उस समय भारत का वायसराय कौन है। और कैबिनेट मिशन के अंदर हम याद रखेंगे 3 बातें। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के लिए हमारे लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहली बात, कैबिनेट मिशन ने बोला कि क्या किया जाएगा आप लोगों के लिए, संविधान सभा का गठन, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, संविधान सभा का गठन। दूसरा, भारत के लिए एक अंतरिम सरकार, अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और तीसरा, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया। यानी कि कैबिनेट मिशन के अंदर भारत के विभाजन जैसी कोई भी बात नहीं थी। अलग से पाकिस्तान की जो डिमांड लगातार मुस्लिम लीग कर रही थी उस डिमांड को रिजेक्ट किया गया था। तो हमें 3 बातें याद रखनी है कैबिनेट मिशन के अंदर कि सबसे पहले कहा गया फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ अ अंतरिम गवर्नमेंट, और अलग से जो पाकिस्तान की डिमांड है उस डिमांड को क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले संविधान सभा, जिसकी हम इतने टाइम से क्या कर रहे हैं, डिमांड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। अब इसके गठन की तो बात हो गई, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करोगे, कितने लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, कितने इसमें रिप्रेजेंटेटिव रखे जाएंगे। एक ही पार्टी इसमें संविधान सभा में आएगी कि बहुत सारी पार्टी होगी। आप इसमें लिमिटेड सफरेज का यूज करोगे या फिर अडल्ट सफरेज का। तो सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स देखते हुए चलेंगे कि सबसे पहले संविधान सभा के लिए बोला गया कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जाएगा, एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव। 10 लाख, ये जनसंख्या का नंबर आपको याद रखना है यहाँ पर, पहला पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। दूसरी बात, यहां पर लिमिटेड सफरेज का यूज होगा, यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू ने तो डिमांड करी है हमारे लिए अडल्ट सफरेज की, लेकिन यहां पर ये जो संविधान सभा बनी हुई है ये बनी हुई है सीमित मताधिकार के आधार पर। यानी कि अडल्ट सफरेज का यूज नहीं है, व्यस्क मताधिकार का यूज नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लिमिटेड सफरेज का यूज किया गया है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ही पार्टी थी कि बहुत सारी पार्टी थी, तो बेटा बहुत सारी पार्टी थी जो अलग अलग समितियों के रूप में थी, तो मल्टी पार्टी बॉडी थी, बहुदलीय निकाय था, बहुदलीय निकाय। तीन बातें। उसके बाद देखो
और क्या क्या किया गया, इसका जो इलेक्शन होगा वो कब होगा, चौथी बात तो इलेक्शन होगा इसका जुलाई अगस्त, इलेक्शन जो इसका करवाया गया वो करवाया गया जुलाई अगस्त 1946 में। इलेक्शन कैसे करवाओगे आप इसमें, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष करवाया गया। और ये अप्रत्यक्ष कहां से चुना जाएगा, तो उस टाइम पर हमारे लिए ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करती थी, भारत में 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। तो ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है ये प्रोविंसेस लेजिस्लेचर यानी कि प्रांतीय व्यवस्थापिका से हुआ है, प्रोविंसेस लेजिस्लेचर, अप्रत्यक्ष हुआ है और कहां से हुआ है, प्रांतीय व्यवस्थापिका। प्रांतीय व्यवस्थापिका। तो जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुआ है, इनडायरेक्ट हुआ है। याद रखना ये बहुत बार आया सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन है वो डायरेक्ट हुआ है कि इनडायरेक्ट हुआ है। तो 4 ऑप्शन में से 2 में डायरेक्ट लिखा होगा और 2 में इनडायरेक्ट। तो जहां आपको डायरेक्ट दिखे वो दोनों ऑप्शन बिल्कुल पहले ही कट कर देने। उसके बाद देखना कि इनडायरेक्ट के आगे क्या लिखा हुआ है, तो प्रोविंसेस लेजिस्लेचर जो हमारी प्रांतीय व्यवस्थापिका बनी हुई थी वहां से यहाँ पर लोग चुने गए। और यहाँ पर अडल सफरेज नहीं है, व्यस्क मताधिकार नहीं है, बल्कि क्या है, लिमिटेड सफरेज यानी कि सीमित मताधिकार का यूज किया गया है। और कितना, तो एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। जुलाई अगस्त चुनाव कब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। प्रांतीय व्यवस्थापिका, तो ये सारी बात करी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो अब अगली बात आती है कि आप में इसमें बेस क्या बनाओगे इसका, तो जनसंख्या के आधार पर। कैसे बांटा इसे, जनसंख्या, और जनसंख्या को भी कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में। कि एक तो होगा जनरल क्लास यानी कि सामान्य वर्ग, दूसरी होगी मुस्लिम क्लास यानी कि मुस्लिम वर्ग, और तीसरे कौन होंगे, सिख। कि आप जो सीट डिवाइड करोगे वो सीट कैसे डिवाइड करोगे, तो सीट हम कैसे डिवाइड करेंगे, जनरल क्लास में, मुस्लिम क्लास में और सिख क्लास में, तीनों चीज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हमें 6 बातें याद रखनी है कि सबसे पहले कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा 10 लाख की जनसंख्या पर। चुनाव कब करवाया जाएगा, जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। क्या ये चुनाव डायरेक्टली होंगे कि इनडायरेक्टली होंगे, तो जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्टली होगा। और इनडायरेक्टली कहाँ से, तो प्रोविंसेस लेजिस्लेचर के अंदर से। उसके बाद किस बेस पर बांटा जाएगा, तो जनसंख्या में जनरल क्लास, मुस्लिम क्लास और सिख क्लास में यहाँ पर चीजें बांटी जाएंगी। तो ये सारी बातें हो गई 6 के 6 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब इसे बनाते हैं कि इलेक्शन तो हो गया लेकिन टोटल कितनी सीटें रखी गई, तो यहां हम देखेंगे जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 389। कुल सदस्य, और ये कुल सदस्य 2 भागों में बांटे गए। 296 सीटें तो हैं इलेक्टेड मेंबर्स की, यानी कि जहां से इलेक्शन होना है, इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित, और 93 सीटें होंगी नॉमिनेटेड, मनोनीत सीटें। नॉमिनेटेड सीट्स, मनोनीत सीटें। ये मनोनीत सीटें कहां से होंगी, देसी रियासतें, देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट से। और ये 296 कहां से होंगी सीटें, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस। और उस समय हमारे पास 4 चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, 4 चीफ कमिश्नरी, और 292 सीट्स ये थी 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस से, 11 ब्रिटिश प्रांत से। ये 11 नंबर याद रखना आप, ब्रिटिश प्रांत। तो देखो टोटल कितने नंबर रखे गए, 389। यहां पर 389 में से नॉमिनेटेड सीटों का नंबर पूछा जाता है तो कितना है, 93 है।
ठीक है। ये 93 सीट्स आ कहाँ से रही है, तो हमारे जो प्रिंसली स्टेट है, देसी रियासत है, राजा महाराजाओं वाली सीट्स है। जबकि इलेक्टेड सीटें कितनी रखी गई हैं, तो सीधा याद रखना 296। और ये सवाल पूछा हुआ है बेटा आपके पेपर में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कितनी सीटों पर हुआ, तो देखो टोटल है 389, तो 389 आंसर नहीं करके आना है। इलेक्शन कितनी सीटों पर हुआ, तो इलेक्शन तो कितनी सीटों पर हो रखा है, 296। और ये 296 सीटें भी दो भागों में बटी हुई थी। 4 तो हमारे यहाँ फिक्स थी चीफ कमिश्नरी, और 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस से कितनी सीटें आती थी, 292 सीट्स से। 4 चीफ कमिश्नरी याद रखना, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा। ये चारों जगह थी जो कि जहां क्या बनी हुई थी, 4 चीफ कमिश्नरी। अब उसके बाद बात बनती है फैक्चुअल सवाल के ब्रिटिश प्रोविंसेस से सबसे ज्यादा सदस्य किस प्रोविंसेस से हैं, कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं, उन महिलाओं में कुछ स्पेशल नाम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस में से सबसे ज्यादा 55 सीट्स हैं संयुक्त प्रांत से, जिसे यूनियन प्रोविंसेस कहते हैं, संयुक्त प्रांत, यूनियन प्रोविंसी। पचपन सीटें हैं। महिलाएं कितनी शामिल हैं, तो महिलाएं शामिल हैं 15। सीधा सीधा नंबर पूछा है बहुत बार कि संविधान सभा में भाग लेने वाली, संविधान सभा में शामिल होने वाली कुल महिलाएं कितनी थी, तो कुल महिलाएं हैं 15। और इन 15 में से भी सबसे ज्यादा यूनियन प्रोविंसेस से थी, संयुक्त प्रांत से थी 5 महिलाएं। ये सीधा सीधा याद रखना कि ब्रिटिश प्रोविंसेस में भी सबसे ज्यादा नंबर यूनियन प्रोविंसेस का ही था। कितनी सीटें, 292 में से 55 सीटें अकेले यूनियन प्रोविंसेस से थी, संयुक्त प्रांत से थी। कुल महिलाएं कितनी शामिल है संविधान सभा में, 15। और इन 15 में से भी सबसे ज्यादा कहाँ से है, तो आज का जो हमारा यूपी वही यूनियन प्रोविंसेस है, जहां से कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं, 5 महिलाएं। और इन 15 में भी क्या क्या खास बात है, तो नोट करके मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अम्मू स्वामीनाथन का नाम याद रखना, मद्रास से, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। एकमात्र दलित महिला दलित विमेन दाक्षायणी वेलायुधन। देखो बच्चों, उसके बाद आपको लगे कि दाक्षायणी नाम कैसा याद रहेगा, तो वहां पर जब हमारे पास ऑप्शन आएंगे तो और दाक्षायणी के अलावा और भी दूसरे नाम होंगे, तो पहचानने का तरीका है कि आप सीधा याद रखना, दलित वुमेन है तो इंग्लिश में डी, यहाँ से भी स्पेलिंग डी से शुरू हो जाएगी, हिंदी में द और द। तो आपको नाम वहां देखते ही याद आ जाएगा कि अगर दलित पूछा है तो किसका नाम याद रखना है, दाक्षायणी का। एकमात्र मुस्लिम महिला, नाम से ही पता चल रहा है, बेगम एजाज रसूल। एकमात्र महिला जो देसी रियासतों से है, एकमात्र महिला जो कहां से है, रियासत से है, यानी कि प्रिंसली स्टेट से है। एनी मस्करेनी, एनी मस्करेनी। और ये कहां से है, तो ये त्रावणकोर से थी बेटा, त्रावणकोर याद रखना यहां से, त्रावणकोर। तो देखो 3 चीजें हमने यहां पर पढ़ी हैं, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, एकमात्र दलित महिला दाक्षायणी वेलायुधन,
और एकमात्र महिला जो कहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है, देसी रियासतों से, और वो कौन है, एनी मस्करिनी, और जो कहाँ से है, त्रावणकोर से हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखना। अमू स्वामीनाथन, जो सवाल है वो 2 बार पूछा हुआ है पिछले आपके पेपर्स में, अमू स्वामीनाथन है मद्रास से। तो ये हो गई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं। उसके बाद और नाम याद रखना, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, ये कुछ और इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं हमारे, जो महिलाएं जो शामिल होने वाली संविधान सभा में। तो अगर इस तरह का सवाल आए कि कौन सी एक महिला संविधान सभा में शामिल नहीं थी, तो ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम बता दिए, जिसमें कुल महिलाएं शामिल होने वाली हैं 15, और जो एकमात्र वाले सवाल बनते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र दलित महिला, और एकमात्र महिला जो कहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है, रियासतों से, एनी मस्करिनी। फिर और 3 नाम साथ में आपको कौन से याद रखने हैं, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी। तो ये सारे नाम याद रखना 15 महिलाओं के बारे में। उसके बाद नोट करके बेटा एक और बात यहाँ से, कि इन सारी रियासतों में से क्या भारत में कोई ऐसी भी रियासत थी जो शामिल नहीं हुई थी? तो हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत है जो शामिल नहीं हुई थी। तो हैदराबाद का नाम याद रखना कि हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत जो किसमें शामिल नहीं हो रही है, संविधान सभा में, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, एकमात्र रियासत। ये सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर सबसे ज्यादा सदस्य शामिल हुए? तो मैसूर रियासत, मैसूर का नाम याद रखना। देखो, अगर ब्रिटिश प्रोविंसेस में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहां से शामिल हो रहे हैं, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में तो है संयुक्त प्रांत, जहां से 55 सीटें हैं, यूनियन प्रोविंसेस। लेकिन रियासतों में सबसे ज्यादा कहां से शामिल हो रहे हैं? तो मैसूर रियासत से। और मैसूर रियासत से शामिल होने वाले कितने सदस्य हैं? कुल 7 सदस्य। प्रिंसली स्टेट से टोटल सीट्स देखी थी हमने 93 का नंबर याद रखना कि प्रिंसली स्टेट से, देसी रियासतों से नंबर टोटल कितने थे? 93। ठीक है बच्चों।